तो चलिए दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीएस विद सक्सेना में। आज हम कुछ सिलेबस पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि बिहार पुलिस जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, लगभग 22,000 प्लस न्यू वैकेंसी आने वाला है 2026 में। उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, प्रश्न किस किस टॉपिक से उठाया जाता है, आप यहाँ देख रहे होंगे। सिलेबस तो हमने लिखा ही लिखा है, साथ ही साथ हर सिलेबस का सब टॉपिक लिख दिया है, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े, ये ना समझ में आए कि सर हिस्ट्री तो पढ़ना है, ज्योग्राफी तो पढ़ना है, लेकिन उसमें क्या पढ़ना है। इसीलिए हम हर एक चीज आपको लिख दिए हैं। देखिए, इसके पीछे कुछ थोड़ा हमको मेहनत करना पड़ा। मेहनत ये करना पड़ा कि जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमको देखना पड़ा। जैसे कि प्लेटफॉर्म का बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, तो प्लेटफॉर्म के बिहार पुलिस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमने उसको जब देखा, एनालिसिस किया, तो हमने ये देखा है किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। उसके बाद हमने एवरेज निकाला कि सबसे ज्यादा टॉपिक जो क्वेश्चन आ रहा है वो किस टॉपिक से आ रहा है। तो हमने ये देखा कि इस जो टॉपिक हमने लिखा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। लगभग 90% क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ रहे हैं। इसीलिए हमने इस टॉपिक को पूरे तरीका से लिख दिया है, क्योंकि बहुत लड़के कमेंट किए हुए थे हमारे मतलब पर्सनल मोबाइल पर कि सर सिलेबस क्या रहेगा, मद्य निषेध दरोगा का भी सिलेबस क्या रहेगा, मद्य निषेध जो पुलिस है उसका भी सिलेबस क्या है। तो मद्य निषेध जो पुलिस है और बिहार पुलिस है, इन दोनों का जो सिलेबस है वो सेम पैटर्न पे चलता है। इन दोनों का जो सिलेबस है वो पैरेलल चलता है। तो स्पेशली हम बिहार पुलिस के न्यू वैकेंसी के पर बात करेंगे, साथ ही साथ उसका सिलेबस क्या है उस पर हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले होता क्या है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि सोचते हैं कि सर वैकेंसी आएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे। तो मान लीजिए कि वैकेंसी आया, मान लीजिए कि मार्च में वैकेंसी आया, अप्रैल में वैकेंसी आया, उस समय आप तैयारी करना शुरू कर रहे होंगे। लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहा है तो उसको फ्रेशर नहीं है, वो तो बहुत कुछ पढ़ चुका है। उसको मतलब होगा क्या कि क्या बोला जाता है, ये तो वैकेंसी आते आते मतलब वैकेंसी मार्च तक आया, अप्रैल में आया वैकेंसी, तब तक क्या करेगा, इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेगा। मतलब उसके पास सिर्फ समय ये रहेगा कि हम रिवीजन करेंगे। होता यह है कि बहुत स्टूडेंट को ये देखा गया है कि सोचेगा वैकेंसी आएगा उसके बाद हम फिर तैयारी में लग जाएंगे। तो ये कहा जाता है ना कि बरसात के समय जब मेढक निकलता है उसी समय वो दिखाई देता है, उसके बाद वो दिखाई नहीं देता है। हम लोग जब मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, मैट्रिक का जब रिजल्ट आता है तो फर्स्ट डिवीजन आता है, सेकेंड डिवीजन आता है, तो सिर्फ 1 साल का मेहनत नहीं होता है, वो 10 साल का मेहनत होता है। तब जाकर हमको मैट्रिक में एक अच्छा रिजल्ट आ पाता है, माइंड एक अच्छे तरीके से विकसित कर पाते हैं। उसी तरीके से ये मत सोचिएगा कि सर वैकेंसी आएगा उसके बाद हम सिलेबस पढ़ेंगे। सिलेबस आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसीलिए हम ये मेहनत किए हैं ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े कि सर सिलेबस तो है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। इसीलिए हम पूरे सब टॉपिक को लिख दिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। या अगर आप अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर पर क्या होगा, आपका पकड़ होगा, क्वेश्चन बैंक पर अच्छा से पकड़ होगा, तो आप देखे होंगे कि सबसे ज्यादा इसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, सबसे ज्यादा इसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो समय गंवाने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपके पास समय है, जो आपके पास गोल्डन समय है, उसको यूज करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग इस बार बिहार पुलिस का जो एग्जाम दिए हैं उनका बाय द वे नहीं हुआ, तो अभी जो आने वाला है बिहार पुलिस उससे ज्यादा आने वाला है, आपके पास गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस इसलिए है, कहीं ना कहीं इससे पहले जब एग्जाम दिए होंगे तो कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे, कुछ तो सिलेबस कवर किए ही होंगे। बस उसमें क्या करना है, धार लगा देना है, उसमें क्या करना है, थोड़ा सा पॉलिश मार देना है। पॉलिश करने का मतलब उसको रिवीजन मोड में रखना है। आपने जो पढ़ा है उस चीज को क्या करना है, रिवीजन मोड में रखना है। दूसरी बात, जो भी लोग इंटर किए हुए, अभी जो इंटर पास कर रहे हैं उनके लिए भी गोल्डन चांस है। जितने भी अगले साल इंटर पास किए उनके लिए भी गोल्डन चांस है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे एज में नौकरी ले लेते हैं, एक अच्छे एज में जब आपका नौकरी हो जाता है तो आपका रुतबा ही अलग होता है। अब मान लीजिए कि 40 साल 50 साल हो जाएगा, 35 साल की उम्र में अगर नौकरी हो तो उस नौकरी का कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कि मेरा ही देख लीजिए, हमने इंटर दे दिया, इंटर करने के बाद 5 साल चले गए बाहर कमाने के लिए। उसके बाद फिर हम आए, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद हम यहाँ पर आए। कुछ लोगों का नौकरी देखी, हाँ नौकरी हुआ, तो मुझे भी लगा कि नहीं तैयारी करना चाहिए। फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन कराए, 19-22 सेशन था, जब क्या बोलते हैं ये बिहार यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अपना ग्रेजुएशन किए, 22 में मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो गया। उसके बाद फिर हमने पढ़ाई क्या कर दिया, शुरू कर दिया।
अब सोचिए कि पढ़ाई शुरू करने के बाद मेरा तो एग्जाम में एक नहीं निकला 1275 बिहार दरोगा, लेकिन उसके बाद मैं लगातार रिजल्ट देने लगा। क्यों? क्योंकि मैं रेगुलर था। मैं क्या था? रेगुलर था। इसीलिए आपको भी क्या बनना पड़ेगा? एक रेगुलर स्टूडेंट बनना पड़ेगा। पर डे पढ़िए, लेकिन पर डे पढ़िए। ऐसा नहीं कि सर आज थोड़ा हम पढ़ लिए तो थोड़ा सा चलते हैं दोस्तों के साथ घूम लेते हैं, कल पढ़ेंगे, तो कल कभी आने वाला नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा घटना हुआ है, तो आप मतलब ये मैं नहीं सोच रहा हूँ कि आपके साथ ये घटना हो, उस घटना से आप बचिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं अपने इस टॉपिक पे। बिहार पुलिस सिलेबस न्यू वैकेंसी जो कि 22,000 प्लस आने वाला 2026 में। देखिए, ये तो हम लोग जानते हैं कि जो टोटल प्रश्न रहेगा वो कितने प्रश्न रहेगा? 100 प्रश्न रहेंगे। उसको कितने घंटे में हमें सॉल्व करना है? 2 घंटे में सॉल्व करना है। ये 2 घंटे में तब सॉल्व होगा जब आप प्रैक्टिस किए होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन पे, जब आप प्रैक्टिस किए होंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, कि जीके का जो वेटेज होता है काफी ज्यादा होता है, लगभग 40 मार्क्स जीके का होता है। जीएस मतलब जनरल साइंस, ये 30 मार्क्स का होता है। मैथ 10 पूछता है। उसके बाद हिंदी 8 पूछता है, इंग्लिश 7 और करेंट भी पूछ रहा है 5। जब आप इस टोटल को जोड़िएगा तो टोटल 100 हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब थोड़ा सा हम चलते हैं कि सर आपने तो बता दिया कि ये इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आता है, लेकिन किस टॉपिक में क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, हिस्ट्री है। हिस्ट्री जब आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप जब एसेंट हिस्ट्री उठाएंगे, प्राचीन इतिहास उठाएंगे, तो उसमें आपको सबसे पहला टॉपिक मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में आपको क्वेश्चन मतलब हमेशा पूछता ही पूछता है। मतलब खोज किसने किया, कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, कौन सा स्थल किस राज्य में है, कहां से क्या मिला हुआ है, ये हर टॉपिक मतलब हर प्रकार का क्वेश्चन आपका यहां से पूछेगा। वैदिक सभ्यता से मतलब ये जो था आपका नगरीय सभ्यता था, वैदिक जो सभ्यता था वो ग्रामीण सभ्यता था, तो ग्रामीण सभ्यता से भी क्वेश्चन पूरा पूछता है। जिससे मान लीजिए इसमें ऋग्वेद के बारे में भी पूछ देगा, यजुर्वेद के बारे में, सामवेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में, आर्यों के बारे में पूछ देगा, उनकी पेशा क्या थी, उनकी व्यवसाय जो था वो क्या था, किस पशु को पालते थे, सबसे पहले आर्यों के बारे में किसने बताया, ये मूलतः कहाँ के रहने वाले थे। तो काफी क्वेश्चन जो है आपका वैदिक सभ्यता से मिलेगा। ठीक है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक का, उत्तर वैदिक का, तो हर एक चीज हम आपको क्लियर करेंगे। जैन धर्म से फिर क्वेश्चन, ये जो 2 टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म काफी इंपॉर्टेंट है। जब इसका पृष्ठभूमि आप पढ़िएगा, जब भारतीय इतिहास में पता चला कि जब लोगों के बीच, लोगों के धर्म के बीच जब अवंडर, जिसको अवंडर बोला जाता है, अंधविश्वास जब आने लगा, उस समय 2 धर्म काफी लोकप्रिय हुए थे। वो 2 धर्म कौन से? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। 24 तीर्थंकर किसी के बारे में पूछ देगा, कौन कहां से थे, किनका जन्म कहां हुआ, किनका प्रतीक चिन्ह क्या था, ये पूछेगा ही पूछेगा। बौद्ध धर्म तो काफी लोकप्रिय था। इनकी भाषाएं क्या थी, बौद्ध धर्म की भाषाएं क्या थी, कितने बौद्ध संगीत हुए, किसके काल में हुए, कहाँ क्या क्या मतलब कहाँ हुआ, प्रथम बौद्ध संगीति जो उसका मतलब परिणाम क्या था, द्वितीय संगीति का परिणाम क्या था, तृतीय संगीति का परिणाम क्या था, चतुर्थ संगीति का परिणाम क्या था। हर क्वेश्चन आपको मिलेगा, इस प्रकार का देखने को मिलेगा प्रैक्टिस सेट में। मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष का मतलब होता है कि जो 16 महाजनपद है, तो 16 महाजनपद में मगध जो है वो काफी विकसित मतलब फला फूला था और काफी शक्तिशाली था, क्योंकि ये गंगा संगम के, गंगा क्या बोलते हैं, सोन नदी के संगम पर मतलब फला फूला था। तो जो क्षेत्र किसी नदी के किनारे फलता फूलता है, वहां का जो मिट्टी होता है वो काफी उपजाऊ होता है। पहले के लोग जो थे उस क्षेत्र को काफी ज्यादा धनवान मानते थे, जहां अनाज उपजता था, जहां मिट्टी उपज होता, उर्वरक सबसे ज्यादा जिसमें होता था, वहां के जो क्षेत्र होता था वो काफी धनी क्षेत्र होता था। उसीलिए जो मगध था वो काफी धनी क्षेत्र था, काफी शक्तिशाली क्षेत्र था। इस क्षेत्र में ही लोहा विकसित हो गया, और लोहा जब खोज हुआ उत्तर वैदिक काल में, आप देखिएगा तो एक क्रांति आ गया भारत में। भारत में ही नहीं, मतलब एक देखा जाए कि एक अलग क्रांति आया था जब लोहा का खोज हुआ था। आइए इसमें हम लोगों को मगध के बारे में, जैसे बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे, हर्यक वंश जिसको हम लोग बोलते हैं, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे, नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे, हर एक चीज के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। मौर्य तो जानते हैं, ये तो प्रचलित है,
क्योंकि प्रचलित इसलिए है कि मगध का जो सबसे शक्तिशाली एक राजवंश उभरा था वो मौर्य था, जिसका साम्राज्य आधुनिक भारत के बाहर तक था, आधुनिक भारत के बाहर तक था। मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे, काफी प्रचलित। मतलब इस टॉपिक जो पढ़ेंगे ना, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको नस नस में अंदर कर देंगे। कहा जाता है कि हम हिस्ट्री जब शुरू करते हैं ना तब एक अजब तरीके से फीलिंग आता है। मुझे हिस्ट्री पढ़ने में काफी मतलब इंटरेस्ट मिलता है। मतलब कहा जाता है अपनी संस्कृति को जानना मतलब अपने आप में एक अलग अहम भूमिका है, और मैं अपने संस्कृति को जानने के लिए काफी मतलब इच्छुक रहता हूँ। गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, जैसे श्रीगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, घटोत्कच के बारे में पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, विक्रमादित्य के बारे में पढ़ेंगे, स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, भानुगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, कुमारगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, गोविंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। तो हर एक चर्चा हम करेंगे जब हम लोग इसका मतलब एक एक टॉपिक को जब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है विदेशी का आगमन। विदेशी का आगमन मतलब विदेशियों का आक्रमण से भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि पल्लव थे, शक थे, कुषाण थे, ये जो थे मतलब विदेशी आक्रमण थे, जो बाहरी आक्रांता थे जो कि भारत पर आक्रमण किए, उसकी भी चर्चा करेंगे। उससे भी काफी क्वेश्चन पूछता है, खास करके कुषाण जो वंश है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। कनिष्क के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। जैसे आप जानेंगे कनिष्क के समय ही चतुर्थ बौद्ध संगीति भी हुआ था। अब थोड़ा सा आते हैं सल्तनत काल। मिडाइवल हिस्ट्री में जब आप चलिएगा तो सल्तनत काल का मतलब क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ा होगा, उसमें गुलाम वंश आपने पढ़ा होगा, उसमें खिलजी वंश आपने पढ़ा होगा, तुगलक वंश आपने पढ़ा होगा, उसमें सैयद वंश आपने पढ़ा होगा, लोधी वंश आपने पढ़ा होगा। उस सब चीज के बारे में हम लोग चर्चा यहाँ पे करेंगे। उससे पहले आक्रमण जो हुआ था, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अरब आक्रमण हुआ था, तुर्क आक्रमण हुआ था, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए मुगल काल, ये काफी इंपॉर्टेंट रहा मुगल काल। जैसे कि बाबर से जब ये शुरुआत होता है 1526 से मुगल काल, उसके बाद औरंगजेब तक जाता है 1707 तक, वहां तक हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल के बारे में। उत्तर मुगल काल का मतलब होता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाता है 1707 में, उसके बाद जो उत्तर मुगल काल पर जो शासक आते हैं वो सब अयोग्य शासक आते हैं। जब उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो उसी को कहा जाता है उत्तर मुगल काल। मराठा के बारे में पढ़ेंगे, शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद संभाजी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो पेशवा के पूरे शक्ति जब पेशवा के हाथ में जाएगा उन पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, हर एक चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी से आधुनिक भारत शुरू होगा, क्योंकि देखिए इधर से तो कम पूछेगा लेकिन आधुनिक भारत से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। आधुनिक भारत से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आधुनिक भारत कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में देश की आजादी दिलाने में काफी इंपोर्टेंट रहा रोल रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, कब आया, गठन कब हुआ, कंपनी कौन कहाँ लगा, जैसे कि अल्फांसो दी अल्मीडा आया, अल्बुकर्क आया, नीनो डी कुन्हा आया, हर चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। बंगाल का आधिपत्य का मतलब है बंगाल को अंग्रेजों ने जीत लिया, उसको मिला लिया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा मुर्शिद कुली खां के बारे में सुना होगा, शुजा-उद-दौला के बारे में सुना होगा, अलीवर्दी खां के बारे में सुना होगा, सिराजुद्दौला के बारे में सुना होगा। इसी में आगे चल के प्लासी की लड़ाई होगा, बक्सर की लड़ाई होगा, इलाहाबाद की संधि होगा। हर एक टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे आते हैं मैसूर, काफी इंपोर्टेंट है। जैसे कि हैदर अली का नाम सुना होगा, मैसूर 1761। उसके बाद 1761 के 71 के आसपास, तो मैसूर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसका पुत्र आ जाएगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे उसके बाद है सिख। जैसे टीपू सुल्तान था, सिख। देखिए सिख में हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे 10 गुरु होते हैं, 10 गुरुओं के बारे में चर्चा करेंगे। 10 गुरुओं का गुण क्या था, 10 गुरु ने सिख धर्म के लिए क्या क्या किया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राजा रणजीत सिंह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, दिलीप सिंह के बारे में चर्चा करेंगे, आंग्ल सिख युद्ध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, गवर्नर जनरल तो काफी इंपोर्टेंट होता है, मतलब हर टॉपिक पूछता ही है कि कौन सा कार्य किस गवर्नर जनरल के समय हुआ। इस माने सती प्रथा पूछ दी है, किसके समय ये सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। दास प्रथा पर किसके समय रोक लगाया गया था। फिर पूछेगा नर बलि जो प्रथा है किसके समय रोक लगाया गया था। फिर पूछेगा कि भारत में जो रेलवे का जो विकास हुआ, जो रेल लाइन बना, वो किसके समय बना, 1853 में। फिर वुड डिस्पैच के बारे में, 400 डिस्पैच के बारे में अगर पूछ देगा। फिर विधवा पुनर्विवाह के बारे में पूछेगा। मतलब हर एक टॉपिक हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा। और हमने बहुत बारीकी तरीके से प्रीवियस ईयर को देखकर इसको हमने सेट किया है। ठीक,
आगे आते हैं 1857 क्रांति। बाबू, आपने 1857 क्रांति अगर नहीं पढ़ा तो आधुनिक भारत नहीं पढ़ा। ऐसा हम मानते हैं कि जब 1857 क्रांति अगर आपने नहीं पढ़ा तो आधुनिक भारत आपने नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि 1857 क्रांति एक ऐसा क्रांति था जो अंग्रेजों का नींव हिला दिया था। अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि अब जो अंग्रेजी जो सत्ता है वो भारत में नहीं चल पाएगी, और वही कारण रहा जिसका परिणाम हम लोग 1947 को देखने को मिला। वही परिणाम रहा कि जो इसका क्या बोलते हैं रिजल्ट हमको 1947 में देखने को मिला था। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। विस्तृत चर्चा करने का मतलब इसका तत्कालीन कारण क्या था, दीर्घकालीन कारण क्या था। मतलब हम आपको जब 1857 क्रांति पढ़ाएंगे ना तो आप सोचिएगा सर एक किताब में तो है ही नहीं, ये आपने कहाँ से बताया। तो हमने कई किताबों का मिश्रण आपको देंगे, कई किताबों का आपको मिश्रण देंगे। ठीक, कांग्रेस तो काफी इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टर पूछते हैं कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, कांग्रेस का पिता किसे कहते हैं, कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था, पहली महिला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थी, पहली विदेशी महिला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थी, पहली भारतीय महिला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थी, पहला विदेशी यानी अंग्रेज कौन था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था, किस अधिवेशन की विशेषता क्या थी, ये पूछेगा क्वेश्चन। ठीक, नरमपंथी और गर्मपंथी। नरमपंथी आपने देखा होगा कि नरमपंथी काल जो है जब कांग्रेस की स्थापना होता है तो वहां से नरमपंथी ये शुरू हो जाता है। लगभग 1905 के आसपास तक नरमपंथी ये लोग चलते हैं। 1905 के बाद ना पूरा गर्मपंथी चलता है लगभग 1919 तक। लगभग 1919 तक ये गर्मपंथियों का काल रहा। उसके बाद महात्मा गांधी का युग आ जाता है, महात्मा गांधी का युग आ जाता है। ठीक, इसी में हम लोग नरमपंथी गर्मपंथी से, गर्मपंथी काफी इंपॉर्टेंट और क्रांतिकारी जितना भी मतलब घटना हुआ वो सब नरमपंथियों के द्वारा किया गया था। पढ़ के अंदर से खून उबाला जाता है। कहा जाता है कि जैसे भगत सिंह के बारे में पढ़ी, भगत सिंह के बारे में पढ़िएगा तो अंदर से एक अलग ही जुनून आ जाएगा, अलग एक जुनून आ जाएगा। मतलब एक अलग पर्सनालिटी थे ये लोग। ये भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, खुदीराम बोस हो गए, ये सब एक अलग पर्सनालिटी थे ना। उसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि हमारा जो इतिहास था, भारतीय इतिहास कितना खूबसूरत था। इन लोगों के अंदर वो जज्बा और जुनून कहाँ से आता था। विविध, विविध का मतलब होता है कि जो भी पर्सन छूट जाता है उसको लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, उसको विविध में हम लोग देख लेते हैं। तो ये हिस्ट्री का पर्सन था, ये हिस्ट्री का पर्सन था। ज्योग्राफी में आइए, ज्योग्राफी में जैसे कि भारत का भी ज्योग्राफी पढ़ना है और बिहार का भी भूगोल पढ़ना है। हमने क्वेश्चन देखा था कि बिहार के भूगोल से भी पूछा था। बिहार के भूगोल में से नदी के बारे में पूछ दिया था, बिहार के जनगणना के बारे में पूछ दिया था, बिहार के कृषि के बारे में पूछा हुआ था। ये भी पूछा हुआ था कि बिहार के किस भाग में पटना स्थित है, बिहार के मतलब उत्तरी भाग में स्थित है कि दक्षिणी भाग में स्थित है, आप लोग बताइए। उसके बाद कौन सा भाग सुखाड़ होता है, किस भाग में आपका बाढ़ आ जाता है, उसका कारण क्या, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक ना। तो भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, बिहार का भूगोल, बिहार का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, नदी पढ़ेंगे। तो जब नदी पढ़ेंगे तो भारत का भी नदी पढ़ना पड़ेगा, बिहार का भी नदी पढ़ना पड़ेगा। जब जनसंख्या पढ़ेंगे तो भारत का भी जनसंख्या और बिहार का भी जनसंख्या पढ़ना पड़ेगा। मिट्टी पढ़ेंगे तो भारत का भी मिट्टी पढ़ना पड़ेगा, बिहार का भी मिट्टी पढ़ना पड़ेगा। वन जब पढ़ेंगे तो भारत का भी वन पढ़ना पड़ेगा, बिहार का भी वन। और खनिज भी पूछेगा। जैसे खनिज के बारे में हम इन लोगों ने पूछ दिया था कि जो पैराइट है, पैराइट वो बिहार के किस जिले में पाया जाता है। मात्र एक ही जिला में पैराइट पाया जाता है। आप लोग आंसर बताइएगा कि पैराइट बिहार किस जिला में पाया जाता है, और मात्र एक ही जिला में पाया जाता है। अभी तो बिहार में सोना में मिला करमटिया खनिज जो जमुई है, काफी प्रचलित है। थोड़ा सा ये पॉलिटी में काफी इंपॉर्टेंट है, अधिनियम और एक्ट। जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पूछ देगा, फिर 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 86 के बारे में, 1793 के बारे में, ये सब पूछेगा। 1813 के बारे में, 1833, 1853 के बारे में, ठीक ना। 1858 के जो अधिनियम है तो उसके बारे में पूछेगा। तो ये सारा चीज हम लोग उसमें देखेंगे, ठीक ना। संविधान सभा, मतलब जो संविधान सभा बना था वो कैसे संविधान सभा बना, भारत का संविधान कैसे बना, वो लोग कहाँ से आए थे चुनकर, संविधान बनाने में कितना समय लगा, कितना बैठक हुआ, किस पर कितना चर्चा हुआ, कितना खर्च हुआ, हर चीज के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक, आगे अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या 395 अनुच्छेद है, मूलतः
है तो 448 से प्लस, लेकिन हम मूलतः बता रहे हैं। क्या 395 अनुच्छेद को पढ़ना जरूरी है? तो जी नहीं, मात्र बिहार पुलिस के लिए 150 अनुच्छेद आप पढ़ लीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, भाग पढ़ना है, जैसे कि 22 भाग है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, मूलतः 22 भाग है। अनुसूची के बारे में पढ़ना है, 12 अनुसूची के बारे में पढ़ना है। जैसे अनुसूची 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, मूलतः 8 को था, फिर 4 को जोड़ा गया, फिर उसमें क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। क्या आपने सबसे प्रश्न देखा हो या ना देखा हो, इस दो टॉपिक से तो पक्का प्रश्न आपने देखा होगा, मूल अधिकार से और फंडामेंटल ड्यूटी से, यानी मौलिक कर्तव्य से। संसद, ये तो इम्पोर्टेंट है। संसद जब इसमें पढ़ेंगे तो केंद्र का जो मंत्री परिषद है उसके बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे, सब इसी में पढ़ेंगे, संसद में ही पढ़ेंगे। पंचायत यानी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब लोग बताइए कि पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था के किस भाग में रखा गया है, आप कमेंट करके बताइएगा। फिर संशोधन के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट संशोधन, अभी तक 106वां संशोधन हो चुका है, कौन सा संशोधन कब हुआ और उसकी विशेषताएं क्या है। जब पूछ देगा कि दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी बना किस संशोधन के द्वारा, जो हम लोग वोट देने का अधिकार है वो 18 वर्ष किया गया किस संशोधन के द्वारा। फिर पूछ देगा जीएसटी जो आया था किस संशोधन के द्वारा, ईडब्ल्यूएस को जो छूट दिए किस संशोधन के द्वारा। तो ये सब संशोधन हम लोग चर्चा करेंगे। अभी नारी सशक्तिकरण जो आया था वो 106वां संशोधन अधिनियम में, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। विविध का मतलब ये होता है कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो हम लोग लास्ट में देखेंगे। इस कटौती प्रस्ताव के बारे में हो गया, उसके बारे में देखेंगे, बैक वेंचर के बारे में देखेंगे, उसके बाद कुछ समिति जैसे प्राक्कलन समिति के बारे में, लोक लेखा समिति के बारे में, सरकारी उपक्रम समिति के बारे में, तो वो सब हम लोग विविध में चर्चा करेंगे। तो ये पॉलिटी का हिस्सा हो गया। तो साइंस में आते हैं, फिजिक्स में आइएगा तो मात्रक इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्य का मात्रक डायरेक्ट पूछ देता है, कार्य का मात्रक क्या होगा, फिर वेग का मात्रक क्या होगा, त्वरण का क्या होगा, तो ये मात्रक आपको जरूरी है। प्रकाश की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश जो है एकदम वीवीआई टॉपिक है। तो बिहार पुलिस के लिए सब एग्जाम के लिए प्रकाश इंपॉर्टेंट है। प्रकाश हो गया, विद्युत हो गया, ध्वनि हो गया, ये 3 टॉपिक एक ऐसे टॉपिक है जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछता ही पूछता है इन तीनों टॉपिक से। और अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, बच्चे का हम खुद फंस जाते हैं। जब आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो आप भी इसमें फंस जाइएगा। 2 बार 3 बार 4 बार कंसेप्ट के तहत पढ़ना पड़ता है, तब जाकर आप क्लियर कर पाइएगा। तरंग के बारे में पढ़ना है, जैसे अनुप्रस्थ तरंग पढ़ेंगे, अनुदैर्घ्य तरंग पढ़ेंगे, यांत्रिक तरंग के बारे में पढ़ेंगे, अयांत्रिक तरंग के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ेंगे, तो उस सब हम लोग तरंग के बारे में भी पढ़ेंगे। श्यानता के बारे में पढ़ेंगे, श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन, ठीक बा, उसके गाढ़ापन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आविष्कार का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट पूछ देता है कि मान लीजिए कि पूछ दिया कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। पेन का आविष्कार किसने किया, उसी तरीके से बोल देगा बताइए हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया, ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया, गन का आविष्कार किसने किया। तो ये सब आविष्कार पूछ देता है, ठीक ना। ये स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट लेकिन पूछ देता है। केमिस्ट्री में पदार्थ के बारे में पूछता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस जो भौतिक अवस्थाएं हैं इसके बारे में पूछता है, यौगिक के बारे में पूछ देता है, मिश्रण के बारे में पूछ देता है। धातु व धातु तो इंपोर्टेंट है ही, ये दोनों टॉपिक हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। धातु पृथक्करण विधि, किस चीज को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है उसके बारे में। मिश्रण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मिश्रण जैसे कहा जाता है कि कांसा जो है किसका मिश्रण है, जैसे तांबा और टीन का मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है, तो पीताजी, देखिए पीताजी, जिंक और तांबा का मिश्रण है। तो ठीक से उसको हम लोग याद कर लेंगे, ठीक ना। देखिए अब बायोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेल के बारे में इसको पढ़ेंगे। सेल में बहुत सी जगह सेल के पूरा टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जैसे कि सेल की संरचना के बारे में पढ़ना है, सबसे छोटा सेल, सबसे बड़ा सेल, मानव में सबसे छोटा सेल, मानव में सबसे बड़ा सेल, ब्रह्मांड में सबसे छोटा, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा, उसके बारे में कोशिका अंगक के बारे में पढ़ेंगे, किसने क्या किया, हर कोशिका का कार्य अलग अलग होता है, कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग वो देखेंगे सेल में। जनन के बारे में पढ़ेंगे, मेंडल का जो नियम दिया था उसके बारे में पढ़ेंगे। बीमारी तो भाई क्वेश्चन पूछता ही है,
वायरस डिजीज पूछ देगा, बैक्टीरिया डिजीज पूछ देगा, प्रोटोजोआ डिजीज पूछ देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रोटोजोआ। पोषक पदार्थ, जैसे खनिज पोषक पदार्थ होता है, विटामिन होता है, किस विटामिन से क्या होता है, कौन से विटामिन से कमी से कौन सा रोग होता है, ये इंपॉर्टेंट है। रक्त ये इंपॉर्टेंट है ही, रक्त भाई ग्रुप के बारे में पूछ देता है, रक्त जो है ग्रुप के बारे में पूछ देता है। आहार नाल, आहार नाल काफी लंबा टॉपिक है, जैसे कि मुख से लेकर ग्रास नाली से लेकर अमाशय से लेकर छोटी आंत से लेकर बड़ी आंत से लेकर, मतलब जहाँ तक खाना पच नहीं जाए वहां तक उसको हम लोग पढ़ेंगे। मुंह दांत इसी में सब आ जाएगा आहार नाल में, ठीक है। तो ये आपका था। इकोनॉमिक्स में जैसे आपको पढ़ना है क्या, जैसे सूचकांक, जैसे करंट का ही टॉपिक आ जाता है सूचकांक, वर्तमान, पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग और योजना आयोग की जगह पर जैसे नीति आयोग है उसके बारे में पूछेगा, कृषि के बारे में पूछ देता है, बजट जो होता है तत्कालीन बजट उसके बारे में पूछता है। और हाँ, बिहार बजट के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था। आरबीआई के बारे में पूछता है, आरबीआई के गठन कब हुआ, गवर्नर कब है, प्रथम भारतीय गवर्नर कब है, आरबीआई का कार्य क्या होता है, मौद्रिक नीति जारी कौन करता है, साख नीति जारी कौन करता है, रेपो रेट जारी कौन करता है, ये सब चीज आरबीआई के बारे में है जो आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। थोड़ा सा अब आते हैं थोड़ा सा मैथ में हमने देखा कि औसत से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपका एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेशियो से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रतिशत से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, लाभ हानि तो इंपॉर्टेंट है ही, और सीआईएसआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, आयु से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, नंबर सिस्टम से कभी कभी पूछता है लेकिन एक दो क्वेश्चन पूछ देता है, कार्य ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रायिकता तो हर शिफ्ट में पूछता है, प्रायिकता हर शिफ्ट में पूछता है, और ट्रिग्नोमेट्री जो अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो वो आपका मैथ का था। अब देखिए थोड़ा सा इंग्लिश का। इंग्लिश में जब आप पढ़ेगा तो सबसे पहले दे देता है साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। देखिए वो साइनोनिम्स और एंटोनिम्स काफी लंबा टॉपिक हो जाता है, उसको आप छोड़ दीजिएगा, आपको लहाना ही पड़ेगा, कितना याद करिएगा, इतना ना स्पेलिंग और मीनिंग का अर्थ है कि आपसे यादें नहीं होगा, ठीक है। तो सीजीएल वाला जल्दी याद नहीं होता है, तो आप तो खैर बताइए। उसके बाद ट्रांसलेट दे देता है, जैसे वो घर जाता है, वो घर जाती है, वो पढ़ता है, ये सब कुछ ट्रांसलेट देता है, उसको पूछता है इसमें से कौन करेक्ट है। वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव को एक्टिव में बदलो, एक्टिव को पैसिव में बदलो। नरेशन जिससे क्वेश्चन पूछता है वो दो नरेशन से भी रहता है। फिर पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए ए का प्रयोग कहाँ कर देंगे, ऑफ का प्रयोग कहाँ करेंगे, एट का प्रयोग कहाँ करेंगे, फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे, दे देता है फिल इन द ब्लैंक, और पूछता है बताइए कि फिल इन द ब्लैंक में क्या वहाँ पे हम फिल करेंगे, क्या भरेंगे, ए लगेगा कि टू लगेगा कि फोर लगेगा कि एट लगेगा, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। तो ये ओवरऑल हमने आपको डिस्कस किया क्या, तो सब्जेक्ट डिस्कस किया, और सब्जेक्ट का जो सब टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक हमने आज आपको डिस्कस कर दिया। और देखिए इस टॉपिक को आप एक बार अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद उस टॉपिक को आप अच्छे तरीका से पढ़ लीजिएगा। मतलब बिहार पुलिस का अगर चाहते मेरा इस बार नौकरी हो ही जाए, तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कोई दूसरा टॉपिक पढ़िएगा। हम क्या बोल रहे हैं, मतलब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कोई दूसरा टॉपिक पढ़िएगा। नहीं तो बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जैसे कभी लूसेंट उठाएंगे, कल चल घटना चक्र उठा लेंगे, आप परसों जाकर मैथ्स पढ़ने वाले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद एसपीडी उठाएंगे, तो बाबू ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कहा जाता है कि एक अच्छा जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है और पढ़ने का जो क्वालिटी होता है उसे एक ही तरीका से पहचाना जाएगा। वो एक किताब को 10 बार पढ़ेगा, ना कि 10 किताब को एक बार। आप एक किताब को 10 बार पढ़िए। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप इतना बार पढ़ जाइए कि जहाँ से क्वेश्चन है तो आपसे छूटे नहीं, ठीक है। तो आज का आपका ये जो डिस्कशन रहा बिहार पुलिस सिलेबस का कैसा रहा, आप थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, और लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। चलिए कल हम फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।